पहले आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर आए हमें सुनने के लिए। इश्यूज़ तो दो चार बड़े बड़े हैं, इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मौजूदा हुकूमत ने जो साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया है, इसके मैं थोड़े से चीदा नकात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि रिवायत के तौर पर पाकिस्तान जब से बना है तो जब वफाकी बजट पेश किया जाता है उसके बाद तमाम सूबे अपने बजट सामने रखते हैं। बजट का मतलब है कि साल के लिए प्लानिंग है कि हमारे पास कितना वसाइल आएंगे और हम कितना खर्च करेंगे। एक प्लानिंग सालाना होती है और वो प्लानिंग आपके अवेलेबल वसाइल के मुताबिक होती हैं। बदकिस्मती से यहाँ पर जो लोग हुक्मरान हैं पिछले 10 साल से, और अब तीसरा इनका सेशन शुरू हो चुका है, 5 साल के लिए दोबारा इलेक्ट हुए, इन्होंने बजट को वफाकी बजट से पहले पेश कर दिया। उसके दो वजूहात हैं। एक ये कि यहाँ पर इन लोगों ने उस वक्त तक इजलास मुलतवी रखा जब तक 25 के जो रिज़र्व सीट के MPs थे वो ताकि अलग उठा न सके, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में उस इलेक्शन कमीशन के आर्डर को सस्पेंड किया और उसमें 3 जून की तारीख दी हुई है। इन लोगों को ये खदशा था कि अगर हम बाद में बजट पेश करें और दरमियान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके ख़िलाफ़ आए तो लाजमी तौर पर फिर वो लोग हल्फ उठाएंगे, जिससे अपोजिशन बेंचों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। उसके अपने दरमियान में भी 3-4 ग्रुप बने हुए हैं, फिर उनके लिए बजट पास करना मुश्किल होता। तो ये 3 से पहले बजट पास करना चाहते। एक तो ये वजह है। दूसरा है कि इनके अपने कोई प्लानिंग नहीं है और इस सूबे के जो आमदन है वो बहुत कम है। और जब से ये लोग आए तो वफाक के साथ या जब ये हुकूमत में थे तो अपोजिशन के साथ सारा वक्त उन्होंने झगड़ों में, इल्ज़ामात में, गालम गलूच में ज़ाया किया। अब जब उन्होंने जो बजट पेश किया तो बजट उन्होंने रखा है, टोटल हुजम बजट का है 1754 अरब रुपया। अगर आप लोग उस 1754 को नज़दीक से देख ले, उसका मुआजना कर ले, तो उसमें तकरीबन 1627 अरब रुपया वफाक पे ये लोग इन्हिसार कर रहे हैं। इस सिर्फ 93 अरब रुपया इस सूबे के अपने महासिले या महसूलात हैं। तो जब आप सारा बजट आपका वफाक पे आप लोग इन्हिसार कर रहे हैं और वफाक को आप लोग चैलेंज कर रहे हैं और वफाक से झगड़ा कर रहे हैं, वफाक से पहले अपना बजट सामने रख रहे हैं, तो फिर वफाक से अब क्या तवक्कुआत रखते हैं कि वो क्या जवाब देंगे। आप अंदर वज़ीर आला जाके पाँव पड़ते हैं और जब वहाँ से निकलते हैं तो फिर गिरबान पकड़ते हैं। जो उनका रवैया हम भी चाहते हैं कि इस सूबे के जितने भी बकाया जात है वफाक पे, नेट हाइडल में हो या जिसे भी हो, या जमशुद्दा अजला का जो है वो इस सूबे को मिले, लेकिन वो मुज़ाकरात से, डायलॉग से, अपना केस प्रेजेंट करके तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। झगड़ों से, गालम गलूच से और गिरबान में हाथ डालने से नहीं, वफाक को चैलेंज करने से नहीं। ये वफाक, ये मुल्क हमारा है, ये सूबा भी हमारा है, ये तमाम सूबे भी हमारे, ये लोग भी हमारे। इसीलिए जब आप लोग देख ले तो उससे आप निकाल ले तो 93 अरब उनका अपना बच जाता है। और जब ये लोग टैक्सेस लगा लेते हैं, जो 93 अरब इन लोगों ने अपना मुकर्रर किया कि इस सूबे से हासिल करेंगे, उसमें टैक्सेस किस पे लगा रहे हैं? एक टैक्स ये लोग लगा रहे कि मोटर कार पे जो जुर्माने होते पहले 500 थे, अब 1500 कर दिए गए। मोटरसाइकिल पे 200 थे, ये 500 करवा रहे हैं। शादी हॉल्स पे फिक्स टैक्स लगा रहे हैं और उस फिक्स टैक्स में कैटेगरी का हिसाब लगा रहे हैं। कैटेगरी का हिसाब ये कि ये करप्शन का एक और दरवाज़ा खुल रहा है। एक कैटेगरी ए, एक कैटेगरी बी है। कैटेगरी ए पर मेरे ख्याल में इनका 15,000 है और कैटेगरी बी पर तकरीबन 25 से 15,000 कैटेगरी वाइज लगा रहे हैं। तो इसमें यह होगा कि एक शादी हाल
कुछ इन लोगों को दे के उसको कैटेगरी ए में डाल देगा और कुछ को कैटेगरी बी में डाल देगा। तो करप्शन का एक नया दरवाज़ा भी खुल रहे हैं और फिक्स टैक्स लगवा रहे हैं। इसी तरह जो हमारे सूबे के स्कूल्स हैं, जो टैक्स शादी हाल्स पे लगा रहे हैं, उसका भी डायरेक्ट असर आवाम पे जाएगा। वो टैक्स देंगे तो वो उसके किराया और उसके जो भी लवाजमात है वो बढ़ाएंगे। इसी तरह प्राइवेट स्कूल्स पे प्राइमरी पर 40,000 है, मिडल पर 50,000 है, हाई पर 1 लाख है और यूनिवर्सिटी लेवल पर तकरीबन 2,50,000 है। ये भी जब आप प्राइवेट स्कूल पर लगाएंगे तो वो लोग बच्चों का फीस बढ़ाएंगे। जब फीस बढ़ जाएंगे उसका भी डायरेक्ट आवाम पर असर है। इसी तरह एक अहम मसला इस सूबे का है कि हम सबसे ज़्यादा टोबैको पैदा कर रहे हैं, जिसमें प्रोविंशियल डेवलपमेंट टैक्स सूबे का होता है। टोबैको सेस में कुछ उसका विफाक होता है, कुछ सूबे का होता है। तो इन लोगों ने टोबैको सेस के मद में पहले ये टैक्स था 6%, 6 रुपये फी किलो, 6 रुपये 1 किलो टोबैको पर प्रोविंशियल डेवलपमेंट टैक्स था। इन लोगों ने 6 से बढ़ा के अब 50 रुपये कर दिया गया। अगर टैक्स आप बढ़ा रहे हैं तो 6 से आप 10 कर ले, 6 से 12 कर ले, 20 कर ले, लेकिन डायरेक्ट 50। तंबाकू के एक पत्ते पर जब टैक्स लगता है तो डायरेक्ट किसान मुतासर होता है। ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। जो टोबैको किसान जो तंबाकू तैयार करते हैं, इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। उसके लिए खाद कहाँ पर पहुँची, उसके जो ज़रात के जो चीज़ें हैं, उसके पास लकड़ी लगते हैं, उसके तैयारी में मज़दूर का बहुत बड़ी प्रोसेस से गुज़रता है। जब ये गुज़रता है तो पिछले साल तंबाकू के रेट कुछ अच्छे थे तो किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब चूँकि ये लोग 6 से बढ़ा के 50 कर रहे हैं, पिछले साल एवरेज रेट आया था, वहाँ से कंपनियों ने ख़रीदा था तंबाकू, एवरेज रेट था तकरीबन 750 या 700 फी किलो। इस दफ़ा जब इन लोगों ने ये टैक्स लगा दिया तो वहाँ पर इन लोगों ने, उसका रूल्स ये टोबैको बोर्ड का कि इस साल जो रेट आप लगाएंगे तो अगले साल इससे कम नहीं होगा, फिर इससे आप बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। ये टोबैको का जो एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का और प्राइवेट कंपनीज़ का। तो उन लोगों ने उसको तकरीबन 500 लगा दिया है। तो एक तो टोबैको बोर्ड ने एवरेज रेट्स पिछले साल से भी कम कर दिया, इन लोगों ने उस पर 50 रुपये फी किलो बढ़ा दिया, 6 से 50 कर दिया। तो ये भी डायरेक्ट आवाम पे चली जाती है, आम किसानों के लिए फिर प्रॉब्लम है। इसी तरह सरकारी मुलाजिमीन के लिए हमारी तजवीज़ थी, वफाक को भी और सूबे को भी, कि कम से कम 25% तनख्वाहों में इजाफा की जाए। वो इसलिए कि महंगाई जिस रेशो से, जिस रफ्तार से बढ़ रही है, कम से कम अगर 100% हम उसका अजाला नहीं कर सकते तो कम से कम 50% तो कर ले। तो हमने तजवीज़ रखी थी कि 50%, इन लोगों ने 10% रख दिया। 10% में यहाँ के जो मुलाजिमीन है, उसको जो मुश्किलात है, जो महंगाई है, जो बदहाल है उनका, वो दूर नहीं हो सकती। तो मुलाजिमीन भी एहतिजाज पर हैं। और इसके साथ ही इन लोगों ने सेहत कार्ड के लिए दोबारा 28 अरब रुपया रखे हैं। हम कह रहे हैं कि बेशक आप लोग रख लें, लेकिन अस्पतालों में जाकर देख ले, आप एक सेहत कार्ड को तरजीह दे रहे हैं। अस्पतालों में पानी नहीं है, सिरिंज नहीं है, डिस्प्रिन गोली नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंतहाई बुरे हालात है। आप लोग जाके LRH में देख ले या अयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में देख ले या सूबे के दूसरे अजला में चले जाए, खुदा की कसम उसमें जानवरों का इलाज भी नहीं हो सकता, इतना बुरा हाल है। तो अस्पतालों की हालत सबसे पहले बेहतर बनवाना है और वहाँ पे कम से कम लोगों के लिए पानी, दवाई, जो भी पिछले हुकूमतों में होता था वो बिल्कुल नहीं है। और पिछले 5 साल में जो करप्शन इस सेहत कार्ड में हुई है, तारीख़ में कहीं नहीं हुआ है। क्योंकि इन लोगों ने प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स को अपने जो इनके पसंदीदा है और वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स को उसको अलाउ किया कि वहाँ पर मेडिकल सेहत कार्ड में इलाज हो सकता है। वो इलाज आपको पता है, ऐसे अस्पतालों को वो अथॉरिटी दी गई कि वहाँ पर जानवरों का इलाज भी नहीं हो सकता। और तीसरा है कि वहाँ पर इतने ऑपरेशन हुए, बंदा आता है और वो बीमार किसी और चीज़ का होता है और कहते हैं पेंडासाइड है, लिटा दो ताकि उसका ऑपरेशन करा दे।
करोड़ों अरबों रुपया उसमें चले गए हैं और उसमें बहुत से चीज़ें सामने भी आई है, लेकिन कोई भी उसकी तहकीकात नहीं कर रही है। दीर से एक रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पर एक ही ख़ानदान का 10 बंदों का पेंडिसाइड ऑपरेशन हुआ है, एक ही ख़ानदान में 10 बंदों का पेंडिसाइड हुआ है। तो इस तरह सेहत कार्ड का जो 28 अरब रुपया है उस पर हमारा एतराज़ ये है कि ये मिसयूज़ हो रहे हैं। पिछले भी अरबों रुपये इसमें करप्शन हुए, पहले उसका एहतसाब की जाए और बाद में इसको दोबारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जारी की जाए। कम से कम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें से ये निकाल दिया जाए। इसी तरह एजुकेशन का सूरत हाल ये है कि अभी तक जो 6 तक मुफ्त किताबें मिलती थी, अभी तकरीबन सेशन हाफ तक चला गया है, आधा सेशन चला गया, लेकिन अभी तक किताबें नहीं मिली। अभी तक उन बच्चों बग़ैर किताबों के पढ़ाया जा रहा है। इस तरह इस सूबे में 36 यूनिवर्सिटी से 36 या 34 है, 26 में वाइस चांसलर नहीं है। पिछले निगरान हुकूमत में इसका तरीक़ाकार यह होता है कि एक वाइस चांसलर अगर आज के 6 माह बाद रिटायर हो रहे हैं तो उसका चूँकि अपॉइंट करने का प्रोसेस ज़रा लंबा होता है, तो आप 6 माह पहले वो प्रोसेस शुरू कर देते हैं ताकि जब एक रिटायर हो रहे हैं तो दूसरे दिन वो चार्ज संभाल ले। वो प्रोसेस निगरान हुकूमत में मुकम्मल हो चुका था और चीफ सेक्रेटरी के पास समरी बनने के लिए आया था, लेकिन दरमियान में इनकी हुकूमत बनी, इन लोगों ने दोबारा उसको रिवर्स किया उस प्रोसेस को कि ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है, ये हम खुद करेंगे, इलेक्टेड हुकूमत। और आज तक उस पर 1 टके का काम नहीं हुआ है, आज तक वो पेंडिंग पड़े हुए हैं और 26 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर नहीं है। ये उन लोगों की एजुकेशन और हेल्थ इमरजेंसी का रिकॉर्ड है और ये सामने पड़ा हुआ है। इसी तरह इस सूबे में सबसे बड़ा आज का जो मसला बना हुआ है इसके अलावा वो ये है कि अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई बदतर हैं। पेशावर में आप जगह जगह पर जाएं, लोग कहते हैं कि कराची में तो मीडिया पर उठाया जाता था कि वहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग में बंदा मारा गया, लेकिन पेशावर में पिछले दिनों गुलबहार में एक बंदा मारा गया है। इसी तरह एक ASI माशुखिल साइड पे मारा गया है। रोज़ मोबाइल स्नैचिंग होती है, सुबह के वक्त लोग निकलने के काबिल नहीं है, रात के तकरीबन मगरिब के अजान के बाद लोग निकलने के काबिल नहीं है। ये सूबा इंतहाई बदतर हालात से गुज़र रहा है। चोरी, डकैती, अगवा बरए तावान, ये तकरीबन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस सूबे में हो रहा है इस वक्त। और हमारी हुकूमत की सूरत हाल ये है कि एक सेशन जज टांग से अगवा हो जाता है और उसके लिए सूबाई हुकूमत पेमेंट करके उसको रिहा किया जाता है। तो ये सूरत हाल है। ये गवर्नमेंट फाइनेंशियली अमन अमान की सूरत हाल से और मुल्क को और आवाम को सेहत और तालीम के जो बुनियादी उनके हुकूक के देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। करप्शन की सूरत हाल ये है कि अगर आप लोगों ने बाकी हमने उस पर बहुत सी ज़्यादा बातें भी की है, बहुत सी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की है, वो अगर आप यहाँ पर BRT का देख लें कि उसमें कितना करप्शन हुआ है, अगर आप इन लोगों की BRT का मसला देख लें, अगर आप मलम जब्बा का केस देख लें, अगर आप टेक्स्ट बुक बोर्ड का करप्शन देख लें, वो पुरानी हो चुकी है, लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर बिल्कुल कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। न नेब ने की, न एंटी करप्शन ने की और न FIA ने की। लेकिन अब एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल एक और आया है। यहाँ पर बहुत सालों के बाद इस दफ़ा डायरेक्ट गंदम की ख़रीदारी फूड डिपार्टमेंट कर रही है। उसमें तकरीबन 30 लाख बोरिया गंदम इस हुकूमत सूबाई हुकूमत ने ख़रीदनी है, जो अभी प्रोसेस जारी है। उसमें से ये मसला हुआ है कि यहाँ के किसान के जितने भी गंदम गोदामों में आए हैं, वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है उसके वीडियो भी आए हैं और उसके लोग गवाह भी हैं, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है कि आपके गंदम ठीक नहीं है। उसके लिए दरमियान में कुछ टाउट्स और दलाल मुकर्रर किए गए हैं महकमे फूड की तरफ से। वो पंजाब से गंदम ख़रीद रहे हैं। एक बोरी में 100 kg आता है। 100 kg की एक बोरी पंजाब में मिलती है तकरीबन एवरेज रेट बाज़ जगहों पर 6000 की, बाज़ के 7.5
और बाज़ 8, 8.5, लेकिन एवरेज रेट उसका तकरीबन 7,500 आता है पंजाब में। तो वो पंजाब में वो दरमियान में जो इन लोगों ने अपने बंदे मुकर्रर किए वो पंजाब से ख़रीद रहे हैं 7,500 में एक बोरी, और यहाँ पर बेच रही है तकरीबन 9,750 में। और वो भी उन लोगों की वहाँ पर ट्रक या उसकी बारदाना खाली हो रहा है जो इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। तो अगर आप लोग डिफरेंस देख लें कि 7,500 पे एवरेज रेट है पंजाब में और यहाँ पे 9,750 है, तकरीबन 2,900 kg का एक बोरी है। तकरीबन 29 अरब 50 करोड़ रुपए का ये लोग गंदम ख़रीद रहे हैं। वो गंदम इन लोगों ने तकरीबन 22 अरब 25 या 75 करोड़ रुपए में पंजाब से ले लिया है। तो इस सूबे के ख़जाने को आसानी से इन लोगों ने 6 साढ़े 6 अरब का चूना लगा दिया है। ये पैसा तकसीम होगा महकमा पूड, वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा और वजारत पूड के दरमियान। ये 6 अरब रुपया आप लोग हिसाब किताब कर ले, किसी भी जगह जाएं कि पंजाब से कितने में ख़रीदा गया। अगर वहाँ पे आप लोग सस्ते गंदम ख़रीद रहे हैं तो मिडल मैन को सारा फ़ायदा जा रहा है और वज़ीर आला और वज़ीर खुराक को फ़ायदा जा रहा है। तो इसमें से बहुत ज़्यादा खुर्द-बुर्द हुआ है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसमें मायार को नहीं देखा गया है, सिर्फ क्वालिटी नहीं क्वांटिटी को देखा गया है। जिसके पास वजारत फूड का चिट है, ख्वाह वो जो कुछ भी उन बोरियों में लाए उसको मंजूर करके और स्टोरेज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। हम मुतालबा करते हैं कि कम से कम नेब के ज़रिए इसकी तहकीकात हो, उसमें वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा, वज़ीर पूड और महकमा पूड सारे मिले हुए हैं और इन सारे की मिली भुगत से ये करप्शन हो रही है। इस तरह यहाँ पे पिछले दिनों हमारा एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन एडवाइज़र है या पता नहीं क्या है नाम उसका है, बैरिस्टर सैफ। वो अक्सर आ जाता है जब वज़ीर आला इस्लामाबाद में कोई मुलाकात करता है वज़ीर आज़म के साथ या वज़ीर दाखिला के साथ या किसी के साथ भी, तो यहाँ से वो उठ के उसको काउंटर करते हैं और मुख्तलिफ़ बातें करते हैं। हम कहते हैं कि एक बात करो, अगर आपने इलेक्शन लड़ा है वो जंग था, वो जंग अब ख़त्म हो गई, अब इस मुल्क को और इस सूबे को चलाना है। अगर आप लोग ये ड्रामे कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके मिन्नतें कर रहे हो और यहाँ से आप लोगों ने एक टाउट को बिठाया हुआ है और वो यहाँ से धमकियाँ दे रहे हैं, तो इस तरह नहीं चलता। उसने हमारे गवर्नर साहब के मुतालिक कुछ बातें की, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बैरिस्टर सैफ आप कौन हैं, कहाँ से आए, किसके ईमा पर यहाँ पर बैठे हुए, किस पार्टी से या किस ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं और जिस जहाँ से भी आए हमें सब मालूम है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की नज़र अगर आप पर पड़ी तो मैं आपको तरीके से समझा रहा हूँ कि अपने ज़बान को लगाम दे, वरना आप बैरिस्टर सैफ है, पीपल्स पार्टी के लोग आपको अनसेफ कर देंगे। आपकी स्टेक हमें मालूम है, आप किसकी खिदमत कर रहे हैं, किसकी नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी करो। आपका सियासत से, इस सूबे से, इसके उसके मसाइल से, आवाम से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको सिर्फ बिठाया गया है। तहरीक इंसाफ के लोगों से भी पूछ लें, वो भी आपसे कहेंगे कि पता नहीं ये कौन सा बहरूपिया है कि तैयार आता है, न उसका कोई हल्का है, न इलेक्शन है, न पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ भी नहीं, और आके एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे यहाँ पर बैठ जाता है। तहरीक इंसाफ ने तो यहाँ पर तकरीबन 93-94 से ज़्यादा सीटें जीती है। उनके MPs में क्या कमी है कि उसको नहीं दिया जाता और आपको दिया जाता है। आप में जो है वो हमें पता है। अगर आपने ज़बान को लगाम नहीं दिया तो मैं फिर इस प्रेस क्लब में सब कुछ सामने आपके रख दूंगा कि उसकी हैसियत क्या है, वो कहाँ से है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।